कास्टिंग काउच के नाम से तो मैं बिल्कुल ही नहीं डरती। मेरे को लगता था कि कोई बोल के तो दिखाए। और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था, जैसे कि कोई बोलता था कि आपको मूवी दिलवा देंगे, आप इधर आ जाओ। आप कोई कुछ कहते थे आप कैफ़े में मिलने आओ, तो मैं कैफ़े में क्यों, तुम्हारा कोई ऑफिस नहीं है, तुमने करनी है मेरे साथ मूवी और तुम बुला रहे हो मुझे कैफ़े में कॉफ़ी पीने। फिर भी कुछ ऐसे चीप लोग होते थे जो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के घुस आते थे, तो मैं उनको अच्छे से सुना देती थी। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे भी थे जो मुझे बोलते थे बॉम्बे आ गए हो और 3 महीने हुए नहीं, इनको लीड चाहिए। बहुत जगह मैं ऐसा था कि मैंने बहुत सारे जगह मैंने मॉक शूट दिए, ऑलमोस्ट फाइनल हो गई तो मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि कोई नोन फेस चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट नहीं करे, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। एक टाइम पर तो ऐसा आ गया था रिक्शा तक के मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं इतनी इगोइस्टिक थी कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मांगूंगी। मतलब मैं इसी होप में थी कि इस मंथ एंड में तो मेरी वो वाली सैलरी आ जाएगी। और आपको पता है सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, पेमेंट्स ऐसे डिले होती हैं कि पता ही नहीं चलता। तो उसको ना एक बार ऑडिशन आया पंजाबी कोई सीरियल का, तेरा रंग चढ़ा, जो मैंने किया था। और मैं गई तो उन्होंने बोला कि लगे हाथ इसका भी ऑडिशन दिलवा दो कि ये भी तो। और मैं सिलेक्ट हो गई और वो बेचारी सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो मेरा जब ऑडिशन सिलेक्ट हुआ, आज मैं अपने वो ऑडिशंस देखती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि किसी बंदे ने मुझे किस मजबूरी में सिलेक्ट किया होगा। और सबसे अच्छी बात, जो उस दिन हमारे कैमरामैन थे, जो डीओपी हमारे थे उस शो के, आज वही हमारे वसुधा के डीओपी है। तो मुझे बोलते थे कि थोड़ा सा ना आप अपने गाल कम कर लो, थोड़ा सा अपना वेट कम कर लो, बहुत स्लिम चाहिए। तो मेरे को हमेशा, बहुत बार मैंने ये सुना, तब मैं हमेशा से ही बहुत चब्बी थी। जब मैं आई थी तब भी मैं बहुत चब्बी थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये चब्बीनेस मुझे कहीं भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है टू बी अ हीरोइन, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ एंड दिस इज़ माई यूएसपी। और क्या, अब तो रिश्तेदार उनको बोलते हैं बात कराना जरा, मैं बोलती हूँ मैं बात नहीं करूँगी। सेल्फी दिलवा देना तो। वो ये वही रिश्तेदार है जो बोलते थे नहीं नहीं बेटा मुंबई मत भेजो, लड़की अकेली रहेगी, क्या होगा। हाय, मैं हूँ प्रिया ठाकुर, आपकी वसुधा, और देखिए मेरी जिंदगी की सारी अनकही बातें जिंदगी अनकट में। हिमाचल की एक भोली भाली लड़की जिसके थे बड़े सपने और अब टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। जी हम बात कर रहे हैं आप सभी की चहेती वसुधा यानी टीवी स्टार प्रिया ठाकुर की। सो बहुत बहुत स्वागत है प्रिया, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, नंबर 1 शो होने के लिए। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैं बोल भी नहीं सकती कि आई कांट पुट माई फीलिंग्स इनटू वर्ड्स बेसिकली। और मैंने जो सोचा था वो हो गया, ये तो ड्रीम कम ट्रू ही है। तो मतलब आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, फीलिंग सो ब्लेस्ड, ग्रेटफुल। कितना प्यार लोगों ने दिया। और नंबर 1 आ जाना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे शोज हैं जो कोशिश कर रहे हैं नंबर 1 आने की। सालों से कर। हाँ, सालों से कर रहे हैं, उसमें भी हम अब नंबर 1 आ चुके हैं। हम शो को आई थिंक 1.7 मंथ्स ही हुए हैं और 1.5 साल लग गया हमें नंबर 1 आने को। तो हमें पता है स्ट्रगल क्या है। सो इसी स्ट्रगल को जानने के लिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि इतना आसान ये जर्नी भी नहीं रही आपकी एक्टिंग की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके हिमाचल से एक छोटे से गांव से निकल करके मुंबई की गलियों तक आना और यहाँ पर एक बड़ा नाम बनाना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और जो नहीं जानते हैं या जो नहीं समझते हैं या जिनको कुछ नहीं पता है, आज उनको पता सब कुछ चलने वाला है, क्योंकि हम आपके थ्रू आपकी जुबानी सब कहानी जानने वाले हैं। सो हमीरपुर की याद आती है, कैसे आप जब छोटी थी, जब आप पढ़ाई लिखाई किया करती थी, आपको बिल्कुल पता भी नहीं था कि आप एक दिन टीवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम बनेगी। कैसे हुई थी आपकी शुरुआत, थोड़ा जानना चाहेंगे, और किसने दिया था आपका साथ? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं था, मुझे एक्चुअली में पता था कि मैं करूंगी। और इसी भरोसे, हाँ, बचपन से ही पता था और इसी भरोसे के साथ मैं यहाँ पे आ गई थी। तो बचपन में क्या था ना कि जब मैं स्कूल में भी होती थी ना, तो जब कोई मुझसे पूछता था कि तुम क्या बनोगी बड़े होके, तो मैं बिंदास बोल देती थी हीरोइन बनूंगी। एक्ट्रेस, एक्टर, ये सब तो पता ही नहीं था, बस ये पता था कि लड़कियां हीरोइन होती है, लड़के हीरो होते हैं। तो बस मैंने कह दिया कि हीरोइन बनूंगी, तो 1-2 बार टीचर मतलब हंसने लग गई या फिर बोलने लग गई कि ये क्या नॉनसेंस है, कुछ और बताओ, कुछ और बोलो। तो मैं सोची थी यार मुझे बनना है हीरोइन है, तो मैं कुछ और क्या बोलूँ। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में, तो वो मेरा बहुत भला सोचती थी।
तो उस बेचारी ने मुझे बोला कि यार कोई बात नहीं, तुझे हीरोइन बनना है, मुझे पता है तू बनेगी हीरोइन, लेकिन तू ना डॉक्टर बोल दिया कर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर बोल दूंगी, एटलीस्ट मेरी बेइज्जती तो ना हो स्कूल में। टीचर भी 4 जगह जाके बोलती थी, वो ना 7th क्लास की एक लड़की है, उसको हीरोइन बनना है, ऐसे बोलती है वो हीरोइन बन के। और मुझे देखते भी इसी तरीके से थे कि ये बड़ा मेकअप करके आती है। उस टाइम पे तो पोनी बना लेना ही मेकअप होता था, काजल लगा लेना मेकअप होता था, और मुझसे तो रहा ही नहीं जाता था ये सब किए बिना। मतलब मुझे तो होता था कुछ तो थोप के जाऊंगी अपने चेहरे पे। और मैं इतना टाइम लगाती थी ना रेडी होने के लिए, स्कूल जाने के लिए। मतलब मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता था, लेकिन मुझे खुद के लिए होता था कि मैं टिप टॉप बन के जाऊंगी। तो ये मेरा होता था। तो मुझे देख के, और मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो टीचर मुझे कुछ खास बोलते नहीं थी। लेकिन मुझे देख के जब 4 लड़कियां और ये सब करने लग जाती थी ना कि प्रिया तो काजल लगा के आती है, प्रिया तो लिप इंस्पायर कर तो मैम मुझे कोने में बुलाती थी और कहती थी देख सबके सामने अब मुझे ना तुझे भी डांटना पड़ेगा, और ये लड़कियां तो पढ़ती नहीं है, तेरे को कॉपी करके आ जाती हैं, तू तू काजल लगाती है, तेरी क्लास इंचार्ज मैं हूँ, मुझे डांट पड़ती है। तो मैं उस टाइम पे भी मैम को बोल देती थी कि मुझे तो हीरोइन बनना है। तो मैम कहती थी हीरोइन बनने में बेटा अभी टाइम है, अभी तुम स्कूल में हो, अभी स्कूल की तरह रेडी होके आया करो। मैंने कहा ठीक है। और जबकि मैं कुछ ऐसा रेडी नहीं होती थी, जस्ट कि मैं चोटी नहीं बनाती थी और सब लड़कियां चोटी बनाती थी, तो मैं अपनी हाई पोनी करके चलती थी। तो मतलब ये सब चीज़ें मेरे अंदर पहले से थी। तो मतलब मैं उसके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और बोलते बोलते मैंने 12th में ना बायोलॉजी भी रख ली कि डॉक्टर बनूंगी। और साइंस के जो हाँ, तो पता नहीं कैसे, मतलब 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में ही जब मैं किसी के इंटरव्यूज देखती थी, कोई टीवी एक्टर हो गया या फिर कोई फिल्म एक्टर हो गया, तो मुझे लगता था कि यार ये कितने अच्छे से बोल रहा है, कितने अच्छे से कर रहा है, मैं कभी बोल पाऊंगी क्या? क्या कभी मेरे आगे अगर कैमरा ऐसे आ जाएगा जैसे आज मैं बात कर रही हूँ, तो मतलब ये भी कभी सोचा ही था मैंने। तो मैं सोचती थी मैं कभी कर पाऊंगी क्या? मैं अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया आप कहाँ से आते हो, मैं तो उसी में फंबल मार दूंगी। कोई इंग्लिश में बात करेगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो ये बहुत सारे थॉट्स थे उस टाइम पे। लेकिन स्टिल मैं स्कूल से आती, आपको पता है मेरा रूटीन होता था, मेरे रूम में मिरर लगा होता था, तो मैं बैग रखती थी रूम के सामने अपने स्कूल ड्रेस में ही, पूरा पसीने से भीगी हुई बिल्कुल, ना फैन ऑन करना ना एसी ऑन करना, कुछ नहीं, बस ऐसे बैठ जाना और खुद को देखते रहना और फिर सोचना कि आज तो मैं ऐसी लग रही थी, ऐसी लग रही थी। और कुछ भी सास बहू बेटियां उस वक्त 1:30-2 बजे जब भी आता था, तो ऐसे देखना कि अच्छा उसमें इस एक्ट्रेस ने ये बोला था, अगर मैं ये बोलूँगी तो मैं कैसे बोलूँगी। तो खुद में ही शीशे के आगे अपने आप को कॉपी करना कि करके बातें करना। तो ये सब मेरा चलता था। और एक टाइम पे क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स फेड अप होने लग गए कि इसको तो और कुछ करना ही नहीं है, इसको तो यही करना है। और मैं रेडी होके मम्मी के सामने आती, मम्मा मैं हीरोइन लग रही हूँ ना, हीरोइन लग रही हूँ ना, हीरोइन लग रही हूँ ना, बस ये होता था मेरा। तो मेरी मम्मी भी कहती थी कि अभी पढ़ाई का टाइम है, तू पढ़ाई कर, तेरे को मैं कहती थी मुझे बॉम्बे लेके चलोगे, बॉम्बे लेके चलो, हम वहाँ पे घर बनाएंगे। मतलब उस टाइम पे तो पता ही नहीं होता था कि कितना टफ है ये सब। तो मम्मा कहती थी हाँ बनाएंगे, पहले 12th में इतने मार्क्स ले आ, 8th में इतने मार्क्स ले आ। तो मैं वो टॉप भी करती थी, मैं अच्छे मार्क्स भी लेके आती थी। फिर वो शाबाशी देके वो बात खत्म हो जाती थी कि हाँ वाह वाह वेरी गुड, अच्छे नंबर ले आई। अभी और अच्छे तो अब ये करके दिखाओ तब बॉम्बे जाओगे। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स मुझे झांसे में लेके आ रहे हैं। तो बस फिर मैंने सोच लिया कि अब इनसे इस बारे में बात ही नहीं करूँगी, जो करना है मुझे ही करना है। फिर मैंने 12th किया तो, और मेरे साथ पता है क्या होता था कि मैं किसी चीज़ को लेके इतना फोकस हो जाती थी कि मेरा फिर ध्यान ना डाइवर्ट नहीं हो पाता था। तो मैंने ना, जब मैं 8-9 में आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि जैसे कि मैं हमेशा इस टाइप की लड़की थी कि मेरी कभी भी इंसर्ट नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के मामले में। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके कम नंबर आ गए या कुछ, क्योंकि मैं ही थी अपनी स्कूल की तरफ से जो क्विज के लिए जाती थी, कॉम्पिटिशन्स लड़ती थी। तो और मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल भी थी, सच में ही थी। तो फिर बस मुझे अच्छा लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार इस बार तो नंबर बहुत कम आ गए। मैंने सच में कम आए थे, आई थिंक 60 में से 30s की लाइन में मेरे नंबर पहुंच गए थे, 38 39, जो कि कभी होता नहीं था। मैं हमेशा 53 54 मतलब लीस्ट मेरे नंबर इतने होते थे 60 में से। तो मेरे को बहुत बुरा लगा और फिर मैंने तो पढ़ाई पे फुल फोकस कर दिया। और उस ईयर कोई और ही चला गया मेरे बदले क्विज के लिए, तो मुझे बहुत गंदा लगा कि हर बार तो मैं ही जाती हूँ, मैं जितवा के भी आती थी अपने स्कूल को। तो फिर मैंने सोचा अब तो प्रिया कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने ना पढ़ाई में अच्छा सा किया। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में मैं आई कॉलेज के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हुई। तो वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैथ्स मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, तो मैंने बायो ही किया। तो माइक्रोबायोलॉजी, फिर फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, तो थोड़ी सी चीज़ें ना ऐसी होने लग गई कि मतलब भूलने लग गई मैं कि मेरा क्या मेन मकसद था। मुझे हीरोइन बनना था क्योंकि मुझे, हाँ नहीं, क्योंकि मुझे रियलिटी चेक मिलने लगा कि यार ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है यार, मैं तो पागल ही थी जो मैं बोलती थी।
और किसी को भी देखती थी, किसी का इंटरव्यू पढ़ती थी तो मैं सोचती थी यार वो बॉम्बे में रहते हैं इसलिए ऐसे होता है। तो मैं सोचती थी कि ठीक है अभी कॉलेज कर लेती हूँ, वो जॉब पे जाऊँगी। मतलब मेरे पास इतना भी स्कोप नहीं था कि मैं बॉम्बे का कॉलेज ढूंढ पाऊँ एटलीस्ट। मुझे लगा कि ठीक है अब मैं ना कॉलेज जॉब करूँगी तब मैं वहाँ जाऊँगी। पर फिर क्या हुआ, भगवान मुझे सच में ही एक्ट्रेस बनाना चाहते थे, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं इतना बोलती भी थी, तो जो चीज़ ना हम मान के चलते हैं ना कि ये चीज़ हम करेंगे, हाँ, तो वो तो यूनिवर्स सुनता है, हमेशा सुनता है। और मेरे मुंह पे हर वक्त ये होता था, मैं हीरोइन बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी, ये करूंगी। और खुद में इतना कैलिबर था, लगता था मुझे, चाहे मैं कितनी अच्छी दिखती थी, कितनी गंदी दिखती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल सेल्फ डाउट में नहीं जीती थी और अभी भी नहीं जीती हूँ। चाहे मैं जैसी हूँ, मुझे मेरे लिए मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो बस उस टाइम पे भी मेरा यही था कि मैं तो अच्छी लगती हूँ, मुझे तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, मैं तो हीरोइन बनूंगी, कोई मुझे देख लेगा, वो ऐसे ही मुझे फिल्म में ले लेगा, कोई देख। होना चाहिए सब। हाँ एक्चुअली तो मुझे ना रिजेक्शन का तो पता ही नहीं था कि रिजेक्ट भी हो सकती हूँ मैं। हाँ, तो ऐसा हुआ। तो और अगर कभी रिजेक्ट हो भी जाती थी ना तो मैं खुद को गलत नहीं बोलती थी, मैं उसकी चॉइस को गलत बोलती थी कि वो उसको शायद ऐसा नहीं चाहिए होगा। तो मतलब ऐसा था मेरा। खुद को समझा, खुद को तसल्ली। तसल्ली नहीं, वो मेरा कॉन्फिडेंस था। मतलब तसल्ली तो होगी ना कि चल छोड़ यार, कोई ऐसा नहीं था, अरे वो उसका लॉस है छोड़, डिमोरलाइज ऐसा। हो जाते हैं बहुत हाँ, सारे मैं लोग। डिमोरलाइज नहीं होती थी। तो बस ऐसे ऐसे करके मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली जो कि थिएटर करती थी और उस टाइम में मुझे पता ही नहीं था थिएटर क्या होता है। तो वो कहती कि यार, और तब सोचो मेरे माइक्रोबायोलॉजी को 2 साल हो चुके थे, उसके बाद मैं थिएटर से इंट्रोड्यूस हुई। तो वो थिएटर करती थी तो उसने बोला कि चल तुझे भी ले चलती हूँ। मैं थिएटर गई तो मेरे को लगा थिएटर तो मूवी हॉल, सिनेमा हॉल ऐसा कुछ होता होगा। जब मैंने देखा तो वहाँ अपना ही स्टेज है, चेयर्स लगी हैं, लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर मैं बैक स्टेज भी गई तो मैंने सोचा यार ये तो मेकअप भी कर रहे हैं। और मतलब मुझे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सा लग गया कि यार मैं, अच्छा ठीक ठीक आपका है, वाला सब्जेक्ट। हाँ मेरा सब्जेक्ट मिल गया मुझे कि अच्छा ठीक है मैं हीरोइन नहीं बन सकती, मैं मेकअप रोज करूँगी, मैं ये प्ले करूँगी, एक्ट करूँगी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ना मैंने कहा मुझे भी ज्वाइन करवा दे। तो उसने कहा यार अभी अभी तो ने देख 2 महीने पहले ही सीट्स फुल हुई हैं, अब तेरे को ना अगले बैच में एडमिशन मिलेगी। तो मैं बहुत निराश हो गई। फिर उसने बोला कि पर तेरे को अगर करना है तो मैं ऑडिशंस आते रहते, मैं बताऊंगी तुझे। मैंने कहा ठीक है। तो उसको ना एक बार ऑडिशन आया पंजाबी कोई सीरियल का, तो जी पंजाबी का, तो वो गई और वो मुझे भी साथ लेके गई। चढ़ेगा समथिंग। तेरा रंग चढ़ा जो हाँ, मैंने तेरा किया रंग था, चढ़ेगा। हाँ, जो फर्स्ट सीरियल था मेरा। तो ना मैं कॉलेज में ही थी तब, सेकंड ईयर में आई गेस या थर्ड ईयर में। तो वो अपना ऑडिशन देने गई थी, मैं उसकी हेल्प करने गई थी, हेल्प भी क्या मतलब उसको, उसका साथ देने गई थी एज अ साथ में। कंपेनियन। हाँ, उसकी साथ मेट थी मैं। तो बस ये हुआ। और मैं गई तो उन्होंने बोला कि लगे हाथ इसका भी ऑडिशन दिलवा दो कि और ये आप भी तो सेलेक्ट हो गए। और मैं सिलेक्ट हो गई। और वो बेचारी सिलेक्ट नहीं हो पाई। और मुझे पता ही नहीं था कि एक्टिंग करने के लिए तुम्हें एक्टिंग सीखनी भी पड़ती है या कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं या कोई कोर्स करना पड़ता है, कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था ये इनबिल्ट ही होती है क्योंकि मेरे अंदर तो है। और मुझे उस टाइम पे लगता था कि मेरे अंदर एक्टिंग है, मैं मुझे कोई भी अभी मैं बहुत गंदी एक्टिंग करती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी करती हूँ। तो मैं, मेरा जब ऑडिशन सिलेक्ट हुआ, आज मैं अपने वो ऑडिशंस देखती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि किसी बंदे ने मुझे किस मजबूरी में सिलेक्ट किया होगा। मतलब उसका ना सर ना पैर, और इतनी फनी ऑडिशंस मैं बनाती थी। तो बस ऐसे मैं सिलेक्ट भी हो गई और मैं बहुत खुश हुई कि मैं, मुझे बहन का कैरेक्टर मिला है। और मैं थी भी बहुत छोटी, तो मैं हीरोइन की बहन थी, सबसे छोटी बहन हीरोइन की। और मेरा शूट तो वहाँ पे कम से कम 5-10 दिन ही हुआ और मैं 5-10 दिन में बहुत खुश हो गई। और एक लाइन मैंने बोली 5-10 दिन में तो मैं उस लाइन में बहुत ज़्यादा वो फील करने लगी स्टार वाली फीलिंग, राइट। कि जीवन का पहला डायलॉग मैंने, और वो भी मैंने 1 टेक में बोला क्योंकि मैं उसकी 10 दिन से प्रिपरेशन कर रही थी कि मैं ऐसे 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 बोलूँगी। 1 टेक में मैंने वो बोल दिया। और सबसे अच्छी बात, जो उस दिन हमारे कैमरामैन थे, जो डीओपी हमारे थे उस शो के, आज वही हमारे वसुधा के डीओपी है। वाओ। तो वो, यूनिवर्स, राइट। हाँ यस यूनिवर्स। तो उस टाइम पे पर उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और पर उस टाइम पे क्या ही था मेरा, मैं चाय ले आती थी, कॉफ़ी ले आती थी, बीइंग अ छोटी बहन या फैमिली वाला। हाँ फैमिली वाला कुछ ट्रैक नहीं था पर्टिकुलर। और मैं उसमें बहुत खुश थी, मैंने सोचा भी नहीं कि इससे आगे 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 करूँगी। अच्छे कपड़े पहन लेती थी, अच्छा मेकअप कर लेती कैमरे थी। के सामने। हाँ, तो बस मेरे को खुशी मिलती, रील्स बना लेती थी, तो मैं खुश हो जाती थी, इतना ही काफ़ी था। और सच में मैंने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा डिमांड ही नहीं किया, मतलब जो जो सोचा वो लाइफ मुझे देती है, देती है, देती है, बस ऐसा हो गया। फिर वो शो हुआ, कोविड आ गया। तो कोविड में मैंने सोचा अब पढ़ाई पे फोकस किया जाए।
पापा भी बोलने लगे कि क्या है तू, तुझे तेरा शो देखते हैं पर तू आती तो 4-5 दिन में एक बार है, हमें ढूंढना पड़ता है अब आएगी अब आएगी। तो ऐसे था। तो मैंने कहा छोड़ो पापा, अब नहीं करती मैं, कुछ नहीं करती, तो अब मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगी। और कोविड में ना वो शो का भी थोड़ा ऐसे हो गया कि वो कम कम ही आने लगा, कम ही शो। सारे शोज पे effect हाँ पड़ता है। बहुत इफेक्ट पड़ा, तो मैंने तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिए अपने, और क्योंकि एग्जाम्स ऑनलाइन थे तो बहुत इजी हो गया पास करना, तो अच्छे से पास हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब ना, अब फिर से करूंगी। वो सोचा भी नहीं था, मतलब खुद ही मुझे ऑफर आ गया किसी शो का, वहाँ पे हीरोइन रिप्लेस हो रही थी, तो वेब शो। नहीं नहीं पंजाबी शो, तो हीरोइन रिप्लेस हो रही थी। तो मैंने सोचा नहीं, मैं किसी की रिप्लेसमेंट में नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो अपने शो में जाऊंगी, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया था। कॉन्फिडेंस तो हमेशा मेरे अंदर पूरा था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये शो मना कर दूंगी तो अगला नहीं मिलेगा, मुझे लगता था अगला भी मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। तो फिर ऐसे ऐसे करते मुझे ना पंजाब में एक लीड मिल गया, सांझा सुफना जो मेरा शो था। तो मैंने वो शो किया। अब मुझे पक्का भरोसा है आप लोग जाके सांझा सुफना देखोगे, बट कंपेयर प्लीज मत करना तो मैं बहुत छोटी थी, बहुत बच्ची सी थी तब। तो सांझा सुफना मैंने किया। फिर उसके बाद मेरे को सांझा सुफना में बहुत अच्छे लोग मिले, तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त भी मिला। तो उसने मुझे बोला कि यार तू बॉम्बे आ, मतलब वो बॉम्बे का ही था। तो उसने मुझे कहा कि चल तू बॉम्बे चल, बॉम्बे में तू अच्छा करिएगी। तो मैंने कहा कि सीरियसली ऐसा होगा? तो वो बोलता हाँ बॉम्बे तेरे जैसे लोगों के लिए जो वर्सेटाइल है और अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो तो बॉम्बे में ही रहता था, क्योंकि उससे पहले मुझे बॉम्बे की कोई होप ही नहीं थी कि मैं जा भी सकती हूँ। मेरे को था पंजाब में करूँगी, और जब अपना अच्छा बैंक बैलेंस बना लूँगी तो अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, अपने आप जाऊँगी। अब फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो अगर तू मेरे मम्मी पापा से बात कर लेगा ना और वो मान गया तो मैं चली जाऊँगी। तो उसने बात की मेरे पेरेंट्स से, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ट्रस्ट करते थे उसको कि मतलब ठीक है, अच्छा है, कोई तो है हमारी बेटी के साथ जो लेके जा रहा है उसको। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है तुम लेके जाओ। और मैंने उनको बहुत मैनिपुलेट किया कि भाई करने दो करने दो, अभी तो वक्त है, अब कब करूँगी। तो क्योंकि पापा को शायद पसंद नहीं था ना। हाँ पापा को नहीं, पापा के चलते ही मैं माइक्रोबायोलॉजी कर दी थी, या और पापा के लिए ही मैं बैंकिंग का भी मैंने किया था। हाँ जॉब नहीं था, मतलब मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हो गया, 4-5 दिन मेरा इंटरव्यू था। तो आइडियली मेरे सारे दोस्त जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो तो बहुत खुश थे, और मैं ही इकलौती ऐसी थी जो रो रही थी कि क्यों हो गया भाई। और मतलब ऐसे लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा। अगर एक चांस होता है कि नहीं होगा, तो पता है कि पापा हुआ ही नहीं यार। और ये बोलना बहाना था। भी, हाँ पर ये बोलना भी मुझे गंदा लगता था कि मुझसे नहीं हुआ। मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं नहीं करना चाहती। हाँ, और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मैं खुद में कमी निकालती कि मेरे से ये भी नहीं हो पाया, क्या ये बड़ी तोप थी ये। तो फिर ऐसा, तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अच्छे से ना पढूं, और मैं अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा हो गया क्लियर। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को नहीं करना, मैं पापा को कैसे बोलूं। तो पापा इतने खुश हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, अपने ऑफिस में बांट रहे, पेरेंट्स बेबी का सबको। बैंक में होने वाला है। वही। और मैंने ना एक दिन उनको से धमाका दे दिया। पापा आए तो मैंने बोला पापा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको बोलूँगी कि मैं बैंकिंग की जॉब नहीं करना चाहती। तो पापा ने भी बिल्कुल इसमें ईगो में बोल दिया, क्यों, तो क्या करना है तूने, नहीं करना मत कर, हमें क्या, अपने आप कमाओगे अपने आप खाओगे। तो मैंने सोचा कि पापा मान गए। तो मैंने फिर उसके बाद दोस्तों में ढिंडोरा पीट दिया कि पापा मान गए, पापा मान गए, इतनी सी बात में बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म ही नहीं, बात तो शुरू ही वहीं से हुई थी। पापा अगले दिन फिर उसी में, अच्छा चल 4 दिन बाद ये वो है इंटरव्यू, उसका पढ़ ले, ये कर ले। तो मैंने कहा पापा अभी तो आपने कल बोला कि अब तू अपना खाइए अपना कमाएगी, हमें क्या। पापा कहते ये थोड़ी होता, मतलब ये थोड़ी होता है, क्या करेगी, एक्टिंग भी कर लेगी तो क्या चांसेस है तू कर लेगी। मतलब पेरेंट्स तो आर ऑलवेज सिक्योर अबाउट देयर चिल्ड्रन ना, तो वैसा। एनी टाइम। तो फिर मैंने बोला कि मैं मन ही मन सोच रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ना वैसे हो गई थी डाइसी कि अब क्या करूँ, इनको तो चाहिए कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए उसके बाद ये कुछ करे, और मुझे चाहिए कि फ्यूचर सिक्योर होता रहेगा, पहले मैं कुछ कर मेरा लूँ। सपना पूरा हो गया। हाँ वैसे, बट स्टिल मैं अपने आप को ना ऐसे पैट करना चाहूँगी कि मैंने तब भी ऐसे हार नहीं मानी कि मुझे नहीं करना है, पापा ऐसा बोल रहे हैं और मुझसे नहीं और ये होगा। थोड़ा मुश्किल होता है जब पेरेंट्स चाहते हैं और अपने सपने को हमें हाँ मतलब साकार करना होता है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को मना भी नहीं किया जाता। कोई बच्चा आज की, मुझे लगता ही नहीं है जो पेरेंट्स को प्यार करते हैं वो ऐसा बोल पाएंगे नहीं आपके पसंद का हम नहीं करेंगे। हर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता है, मैं भी करना चाहती थी। बट मुझे ऐसा लगता था ना कि ठीक है, मैंने इनके लिए टेस्ट भी कर दिया, मैंने इनके लिए माइक्रोबायोलॉजी भी कर दी, अब मैं अपने लिए थोड़ा सा कर लेती हूँ। अब मुझसे नहीं हुआ तो मैं वही करूँगी जो ये चाहते हैं। तो लकीली ऐसा हो गया कि मैं बॉम्बे आई।
तो 3-4 महीने के अंदर मुझे वसुधा मिल गया। उससे पहले भी मैंने बहुत छुट-पुट ऑडिशन दिए थे, बट मैं ऑडिशन सिर्फ लीड के ही करती थी। मैं कभी बहन के ऑडिशन नहीं देती थी, फ्रेंड के नहीं देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं इस लायक हूँ ही नहीं, मैं हीरोइन के लायक हूँ और मैं हीरोइन ही बनूँगी। ये कॉन्फिडेंस स्टार्ट से था। हाँ, ये बस बचपन से ही मेरे अंदर था। तो मैं बस इसी इसमें करती रही। मैं कोई भी मुझे बोलता था कि आप बहन का ट्राई कर लो, छोटी बहन है, अच्छे लगोगे, तो भाभी का कर लो, ऐसे भी लोग थे। वो तो चाहे तो मेरे मदर बना देते, उनका तो क्या था, उनको तो कास्ट करना था। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये सब तो मैं नहीं करूँगी। तो फिर कहते आप क्या होप लेके आए हो यार। मतलब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे भी थे जो मुझे बोलते थे बॉम्बे आ गए हो और 3 महीने हुए नहीं, इनको लीड चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसे करते थे, मुझे डिमोटिवेट कर देते थे कि अरे रहने दो, 4-4 साल से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, 5-5 साल से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आपको लीड मिल जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोलती थी चल हट, मुंह बंद कर, ऐसे करके मैं हट वो कर ये देती थी। कॉन्फिडेंस सबको चाहिए एक्चुअली। हाँ, आज के दौर में सबको चाहिए। मैं सच में, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं एक रिजेक्शन, मतलब कोई भी कुछ मुझे बोल के भी चला जाता था ना, मैं उसके बाद कॉफ़ी पीने चली जाती थी कि चल भाड़ में आ। ये बहुत अच्छी है। मेरा होता था। बी पॉजिटिव एनी टाइम, राइट? हाँ, एग्ज़ैक्टली। और ऑडिशंस भी मैं पता है कितनी इससे देती थी। मतलब मुझे पता ही नहीं होता था कि यहाँ पे मेट्रो कैसे जाना है या फिर लोकल पे कैसे जाना है। बस का तो चलो छोड़ ही दो, रिक्शा, एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था, रिक्शा तक के मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं इतनी इगोइस्टिक थी कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं माँगूँगी, जो है वो है। मैंने ना पंजाब में कुछ काम किया था, तो मुझे ना उसकी पेमेंट्स आती रहती थी, उसकी सैलरी थी। तो सेविंग पे। हाँ, वो सेविंग्स थी और कुछ 1-2 पेमेंट्स बाकी भी थी, तो मैं उस होप में आ गई थी। और पेरेंट्स ने भी दिए थे पैसे, ऐसा नहीं है, बट उन्होंने बहुत ही मिनिमल अमाउंट दिया था, जो कि 1 दिन में ही चला गया, मुझे पता भी खासकर नहीं। मुंबई में। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं दोबारा उनसे माँगूँगी, तो वो ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, पर मैं उनके खिलाफ आई हूँ, तो उनको लगेगा कि यार ये पैसा लगवा रही है हमारा। और मैं बोल के भी ये आई थी कि पापा आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, ये वो। मैं खुद से करके हाँ, मैं दिखाऊं। खुद से कर लूँगी, मेरी वो पेमेंट आनी है, वो पेमेंट आनी है। ऐसे-ऐसे करके मैं पापा को बोल के आई थी और फिर भी पापा ने बोला था कुछ चाहिए होगा तो बता देना, हम हैं। बट मैंने कभी माँगा नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो मेरे पास ना रिक्शा तक के भी पैसे नहीं थे। एक बार तो क्या हुआ, मतलब मैं इसी होप में थी कि इस मंथ एंड में तो मेरी वो वाली सैलरी आ जाएगी। और आपको पता है सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, पेमेंट्स ऐसे डिले होती हैं कि पता ही नहीं चलता। आज आप काम करोगे तो पता नहीं, कोई हम सेट बोलेगा। पे देखते हैं, बोलते हैं आ गई पेमेंट आ हाँ, गई। वही। तो बहुत ही टचवुड हमारे प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। अरविंद सर मैं बोल रही हूँ, मतलब कोई भी उनके साथ आज की डेट में इसलिए काम करना चाहता है क्योंकि उनका काम एक तो अच्छा है और दूसरी बात उनकी सैलरी ऑन पॉइंट है। अगर उन्होंने बोला इस तारीख को आएगी तो इस तारीख को आएगी, तो उनका वैसा है। बट इंडस्ट्री में मैं जहाँ से पहले काम करके आई थी ना, वहाँ पे भी यही हिसाब था कि अच्छा अभी नहीं आई, कोई बात नहीं, 5 दिन में आ जाएगी, 6 दिन में आ जाएगी, तो देयर इज नो पर्टिकुलर फिक्स डेट। तो बस ऐसे मेरे साथ हुआ, ऑटो तक के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा किसको बोलूँ, अब क्या करूँ। मेरे को अर्जेंटली रिक्शा पे जाना था। फिर मैं सोचो मेरे आगे से रिक्शा निकल रहा है, मैं खड़े होकर देख रही हूँ कि बैठूँ कि नहीं बैठूँ, पैसे तो है नहीं। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा सुन तू फ्री है तो बाइक लेके आ जा, बाइक पे चलूँगी, तेरा पेट्रोल भरवा दूँगी। तो मुझे पता है वो पेट्रोल तो माँगेगा नहीं कि तू भरवा दे। तो फिर वो आया, तो मैं उसकी बाइक पे, सोचो मेरे को 4 जगह ऑडिशन देने जाना था। मैं सुबह निकली हूँ 10 बजे और शाम को 7-8 बजे पहुंची, और पूरे इतनी देर में मैं हार्डली आधा घंटा 4 ऑफिस में बैठी होंगी, बाकी तो मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ ऑन बाइक। तो बहुत मुश्किल से ऑडिशन देती थी मैं। और यहाँ पे लोकल में मैंने एक बार ट्राई किया था, मुझे कोई छुटकुट सा काम मिल गया था, कोई छोटी सी एड वैड थी या कुछ, तो मुझे ना बहुत दूर जाना था। तो मैं, मतलब वहाँ पे अगर मैं रिक्शा में जाती तो मैं 1 घंटे में पहुँच जाती, जैसे मीरा रोड से अंधेरी मान लो। अंधेरी वैसा नहीं, उतनी दूर भी नहीं, अंधेरी में ही, मीरा रोड में मैं रहती थी जब। तो मैं ना अगर 8 बजे निकलती तो मैं 9 बजे पहुँच जाती अंधेरी। लेकिन मुझे था कि अब मैं तो नहीं जाऊँगी इसमें रिक्शा में बहुत पैसे लग जाएँगे। और तो मैंने सोचा लोकल, मुंबई लोकल। हाँ, मुंबई लोकल। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, सब लोग जाते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो निकाली ऐसे-वैसे की, ऐसे देख के कि यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। मुझे पता ही नहीं है लोकल के लिए ये भी गेट जा रहा है, वो भी गेट जा रहा है, लोकल इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, प्लेटफ़ॉर्म 1, 2, 3 इतने प्लेटफ़ॉर्म। ट्रेन के सामने खड़े हो, खुद ही ट्रेन में घुस जाए। वही पता ही नहीं चलता। और पता है मैं तो ना उस दिन डर गई इतना ज़्यादा। मैं आई और मैंने ना, मुझे एक ऐप के बारे में पता चला कि यहाँ से लोकल का पता चलता है। Timing and all. हाँ, तो मैंने ना वो खोला, मैंने Indicator. आई एम इंडिकेटर, तो मैंने सोचा कि बस अब यहाँ से मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी। तो मैं घर से, सोचो मुझे 9 बजे पहुँचना था, मैं घर से 6 बजे निकल गई। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार प्रिया, इट्स ओके, ये तो स्ट्रगल है। उस टाइम पे खुद को ऐसे मोटिवेट करती थी।
तो 6 बजे गई, 6:30 बजे वहाँ पे रुकी, पहुंची मतलब स्टेशन। फिर मैंने देखती रही, लोगों से पूछती रही, एक लोकल जा रही है भरी हुई, दूसरी जा रही है भरी हुई, तीसरी भरी हुई। मैंने सोचा कैसे जाऊँ उसके अंदर, ये लोग कैसे चढ़ रहे हैं, सब हवा में झूल रहे हैं बाहर ही। तो मैं बहुत वो हो गया मुझे कि यार मैं इस इसको उम्मीद में कि अगली खाली आएगी। हाँ हाँ हाँ। ऐसे दिखते दिखते 5 निकल गई। अब तो मेरे को लगा अब तो लेट होने की कगार पे हो गई हूँ मैं। तो मैंने एक भैया से पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ पे सब गाड़ियाँ ऐसे ही जाती है क्या? वो कहते हैं हाँ आपको ना लेडीज वाले उसमें चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा लेडीज वाली का? मेरे को उसने मेरे को खड़ा कर दिया कि यहाँ से लेडीज वाला। इतने में 4 लेडीज मुझे धक्के 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 दे के आगे ले गई और मैं उनके लड़ने के मूड में आ गई कि क्या है, धक्का क्यों दे रहे हो इतने। इतने में देखा लोकल गई और फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट लोकल का वेट करूंगी। तो वहीं पे खड़ी रही। फिर दूसरी अगली लोकल आई, लेकिन अगली लोकल का लेडीज कोच ही नहीं था मेरे आगे। मैं बहुत कंफ्यूज कि यार इसने तो बोला था लेडीज कोच है। फिर मेरे को लगा लेफ्ट चढ़ जाती हूँ, लेफ्ट राइट हो जाऊंगी तो लेडीज कोच मिल ही जाएगा। मैं चढ़ गई वहाँ पे ओनली मैन, और मैं चढ़ गई। वो कहने जैसे ही मैं चढ़ी मुझे मिल गई मतलब बकायदा जगह मिल गई पैर रखने की। तो मैंने उनको बोला, फिर मेरे को बोलने कि लेडीज वाला ना पीछे है, उधर है। तो मैंने कहा भैया मैं चढ़ गई हूँ, अब मेरे को मत उतारो, मैं बहुत लोकल मिस कर चुकी हूँ, अब मुझे मत बोलो। तो उन्होंने ना मेरे को सीट दे दी कि चल बेचारी ये लेडीज़ कहाँ से। तो फिर वो पूछ रहे कहाँ उतरना है, कहाँ उतरना है। मैंने कोई एक बेचारे अच्छे से अंकल देखे, उनसे मैं बोलने लग गई ये आया उतरना है, अंधेरी उतरना है। कहते उतर जाना वरना वो धक्के से उतार देंगे, बैग संभाल के रखना, ईयरफोन निकाल लो कान से। उन्होंने बहुत सारी मुझे वो बताई। तो मेरे को लगा ऐसा भी क्या हो गया भाई, कौन से जंगल में आई हूँ मैं जो मुझे ऐसे हिदायतें मिल रही हैं। एक्सपीरियंस बहुत। हाँ, और सोचो ये स्ट्रगल मैं कर रही हूँ शूट पे जाने से पहले, जहाँ बंदे को फ्रेश जाना चाहिए, मेडिटेट करके जाना चाहिए, एक्सरसाइज करके जाना चाहिए, वहाँ में दिमाग की ना अपनी दही हो गई है मेरी। और मैं बैठी हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने सोचा यार मैं ये डिजर्व करती हूँ क्या भाई, मैं कहाँ बैठ गई हूँ आगे, इससे तो मैं रिक्शा में चली जाऊँगी। और फिर उसके बाद भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं था। मैंने उनको बोला अंधेरी आएगा तो मुझे बता देना। वो सब लोग ही अंधेरी में उतर गए तो मैं भी उतर गई। अब मुझे अंधेरी के बाद मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मैं रिक्शा भी कैसे लेके जाऊँ, कहाँ से रिक्शा लूँ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा जैसे तैसे मैंने पूछा रिक्शा, तो उतर गई मैं। और वो उसके बाद मैं बोला कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा भैया अंधेरी। तो कहता है अंधेरी में ही तो हूँ, अंधेरी में कहाँ जाना है? तो मैंने मैप दिखाने लग गई मैं उनको कि ये मैप है, ये जगह है ये। तो वो बोलने लगा ये तो मड है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं अंधेरी से मैं मड कैसे जाऊँ? ये तो और हाँ, मैंने सोचा मैं अंधेरी से मड कैसे जाऊँ। फिर वहाँ से गई जेटी। जेटी मेरे को इंट्रोड्यूस हुई पहली बार। मैंने सोचा बोट में अब कैसे जाऊँ। फिर बोट से भी चली मैं, तो सब हो जाता है इवेंचुअली। मैं पहुँच गई शूट पे और लेट भी नहीं हुई। बट 6 बजे से लेके 3 घंटे लग गए मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए, ऐसा मेरा था। अभी बात कहाँ से शुरू की थी मैं भूल चुकी हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा बट था। ये स्ट्रगल बहुत सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, बट जिसने झेला है वो। हाँ। खासतौर से मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर जब आपका कोई गॉडफादर नहीं है या अपना कोई नहीं है तो ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसा आपने बोला कि आपके पास ऑटो के भी पैसे नहीं थे। आई एम श्योर कई दफ़ा ऐसा आया होगा कि आपको लगा होगा कि नहीं मेरे बस का नहीं है ये सब, और आप डीमोटिवेट होकर ये फैसले लिया होगा कि चलो यार वापस चल रहे। कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मेरे को 3 ही महीने हुए थे अभी तक। अगर शायद ये चीज़ साल भर चलती ना, मैं तब भी झेल लेती। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे को ऐसा लगता था भाई मैं ही तो करूँगी और कौन करेगा? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? जो मुझे नहीं लेगा उसका लॉस है ना। तो मतलब मेरे मन में यही रहता था थ्रू आउट। और मुझे मतलब मुझे ये लगता था बेशक डिले हो रही हैं चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं ही होंगी, वो होंगी। बट आई हैव टू स्पेंड सम टाइम हियर, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई हैव टू मीट पीपल, आई हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स, आई वांट पीपल टू नो मी। तो बस ऐसा ही हुआ, इससे ज़्यादा मुझे कभी लगा ही नहीं। और ये मेरी सबसे अच्छी बात है, थैंक गॉड मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं कभी खुद पे डाउट नहीं करती। मैं सामने वाले पे ज़रूर कर लूँगी कि भाई आप गलत हो, आपने मेरे को ऐसा बोला ना, आपकी पसंद गलत है। बट मैं खुद के लिए कभी नहीं बोलूँगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। बट जैसे मैंने पहले बोला कि ऑडिशन बहुत सारे हुए, रिजेक्शन कंटिन्यू चलते रहे, क्या बोल के बोला जाता था कि नहीं यू आर नॉट फिट फॉर दिस रोल? नॉट फिट तो मेरे को ये बोला जाता था, कभी कभी बोलते थे जैसे हीरोइन, उनको अगर कोई बहुत स्लिम चाहिए तो मेरे को हमेशा, बहुत बार मैंने ये सुना, तब मैं बहुत हमेशा से ही बहुत चब्बी थी। जब मैं आई थी तब भी मैं बहुत चब्बी थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये चब्बीनेस मेरे मुझे कहीं भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है टू बी अ हीरोइन। क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, एंड दिस इज माई यूएसपी।
और तो मुझे बोलते थे कि थोड़ा सा ना आप अपने गाल कम कर लो, थोड़ा सा अपना वेट कम कर लो। और मैं एक टाइम पे सोचती भी थी कि शायद ये ज़रूरी होगा यार, प्रिया कर ले, क्या हो गया, कोई ज़्यादा क्या, मतलब तू थोड़ा जिम कर, ये कर वो, और मैं कर भी रही थी। डाइट कर लो and all. हाँ, तो मैं कर भी रही थी। तो बहुत जगह मैं ऐसा था कि मैंने बहुत सारे जगह मैंने मॉक शूट दिए, ऑलमोस्ट फाइनल हो गई तो मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि कोई नोन फेस चाहिए। मैक्सिमम ऐसा होता था कि कोई ऐसी आर्टिस्ट चाहिए जो कि नोन है या सेमी नोन है, या उसके इतने इतने फॉलोअर्स हैं, या वो पहले एक शो कर या चुकी बहुत है। स्लिम है, बहुत हाँ, ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल तो मैं थी तब। हम कहा को, बट ऐसा ऐसा स्लिम वाला जैसा बोल रहा था। हाँ, वो स्लिम जो एक है ना इंडस्ट्री में कि बहुत स्लिम, बहुत अच्छी हाइटेड, बहुत पर्सनैलिटेड चाहिए, तो वो नहीं थी। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि मैं द गर्ल नेक्स्ट डोर हूँ, कि कोई भी मुझे पिक करेगा तो वो इसीलिए करेगा क्योंकि मेरे अंदर एक इनोसेंस है, एक रॉनेस है जो कि हर एक्ट्रेस में चाहिए। और मैं कभी ये नहीं मानती थी, मुझे लगता था ठीक है, अगर मैं आपके इसमें फिट नहीं हो रही हूँ, मैं कहीं और फिट हो जाऊंगी, इट्स ओके, इट्स रियली फाइन, बाय, ऐसा वाला था मेरा। तो जो भी आपको देख रहे हैं और जो आपके जैसे ही हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल, चुलबुली, बहुत कुछ, बट उनको भी इस तरह की सिचुएशन से सामना करना पड़ता होगा, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि जैसे भी आप बहुत सुंदर हो, आप अपने भी सपने साकार कर सकती हो, एग्जैक्टली जैसा आप कर रहे हो आज। मैं सच में कह रही हूँ कि मतलब जब मैं पतली थी ना, तुम, एक टाइम था जब मैं बहुत पतली थी, जब मेरा एकदम चिजल्ड फेस था, तो मुझे ना इतना कुछ काम मिल नहीं पा रहा था, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा बिल्कुल ऐसा मॉडल फेस हो गया था, ऐसे वाला बिल्कुल शार्प, और जब से मैं थोड़ा भरी भूरी लगने लगी, थोड़ा सा भूरी नहीं, भरी पूरी लगने लगी, चबी लगने लगी, तो मैंने जितने भी शोज किया, मेरे पिछले शोज उठा के देख लो, सब में मैं थोड़ा चबी लुक ही है मेरा। और कभी कम हो भी जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बहुत ही बढ़ जाता है। और जब ड्यूरिंग वसुधा तो मैंने एटलीस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा ना जिम का ना कुछ। और अगर मैं डाइट भी कर रही हूँ तो कभी थोड़ा सा कम हो जा रहा है, फिर अगर जैसे ही डाइट छूट रही है फिर बढ़ जा रहा है, तो मतलब मैं उसमें कुछ बैलेंस नहीं बट कर पा ये रही। बहुत चैलेंज होता है क्योंकि आमतौर पर आपको भी पता कि प्रोडक्शन भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है कि हमारी हीरोइन हाँ, वैसी ही दिखे, कुछ हाँ, चेंजेस ना। एग्जैक्टली। तो कभी ऐसा बोला जाता है या फिर आप खुद सोचती नहीं ये क्यों हो रहा है एंड ऑल? नहीं, मुझे कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि आप ऐसे लग रहे हो या वैसे लग रहे हो। वेट पुट ऑन हाँ, करने। वे नहीं, वो तो बातों बातों में, आपको पता है यहाँ पे तो इंडिया में तो सभी पहले बार ये नहीं बोलेंगे कि आप कैसे हो, क्या, अरे आप तो बहुत मोटे हो गए हो, अरे आप तो बहुत पतले हो पहले गए पहले हो। हाँ, पहले ही बोल देते हैं, तो बस वही वाला है कि कोई मुझे, जो मुझे मेरे स्ट्रगलिंग डेज से जानता है, तो वो मुझे मिलेगा, अरे आप मुझे उस शूट पे मिले थे, अरे आप तो बहुत मोटे हो गए यार, आप बहुत ऐसे हो गए, तो बस वही लोग हैं जो मुझे बोलते हैं। तो थोड़ा दिल में होता है कुछ, थोड़ा दुख होता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिया को? नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दुःख तो बिल्कुल ही नहीं होता, बट मुझे लगता है कि एज़ लॉन्ग एज़ आई एम हेल्दी, नॉट फैट, आई एम हेल्दी, तो तब तक ठीक है, मतलब मेरी बॉडी अंदर से मैं स्ट्रॉन्ग फ़ील करनी चाहिए, ये नहीं कि मैं डाइटिंग पे जा रही हूँ, शूट पे मैं गिर रही हूँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने किया था ये भी, आपको पता है, एक बार मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं वाटर डाइट पे रहूँगी या कुछ ऐसा, लेकिन वही है, हुआ, मेरे को चक्कर आने लग गए, क्योंकि बहुत काम होता है एज अ लीड एक्ट्रेस, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, you have to lead the unit, you have to do, you should be there in each and every scene, and you are there, and you can't say no, that I can't do this, I'm ill, I'm sick, I'm feeling low, you have no choice, you have to do it anyhow। तो मैं वसुधा से ज़्यादा पैराडाइज किसी को नहीं करती, और मुझे पता है लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मेरी जेन्युइननेस है, मैं रॉ हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, इनोसेंस मेरे फेस पे है, और इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं वसुधा को 100% देती हूँ इसलिए। और ये प्लस पॉइंट भी आपके लिए क्योंकि आपकी ब्यूटी ही यही है, तो हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि यही मेरी ब्यूटी है, जहाँ मुझे लगा कि मुझे अपनी लुक चेंज करनी है, जहाँ मेरे पास टाइम हुआ करने का, मतलब यू नीड टाइम ना, जिम में जाने के लिए भी तुम्हें 3 या 4 घंटे चाहिए, तुम्हें डाइट करने के लिए, डाइट बनाने के लिए, वो सब, मतलब मुझे टाइम टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, एटलीस्ट मैनेजमेंट चाहिए बेसिकली, कि इतने बजे ये खाना है, इतने बजे। और ड्यूरिंग शूट 12 घंटे में तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 10 बजे ये मिलेगा, 11 बजे वो मिलेगा, वो नहीं हो पाता है। तो मतलब मैं इस चीज़ में हूँ कि मैं जहाँ बैलेंस कर पाती हूँ मैं कर लेती हूँ, जहाँ मुझे ओवर लगता है मैं डाइट करना शुरू कर देती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि ठीक है अब जाए भाड़ में, तो वो खाने लग जाती हूँ। शायद ये वजह की इसलिए वसुधा को लोग उतना ही प्यार करते हैं, उसी रूप में से प्यार करते हैं, राइट? हाँ। प्रिया को भी जैसा आपने पहले बोला, मुंबई आई, पापा से ये बोल के आए कि मुझे अपने साकार करने, सपने खुद के बल पर करना। आपका कोई था जो आपको साथ दे रहा था? आई मीन दोस्त के साथ आई थी, बट ये इंडस्ट्री एक ऐसा है, एक बड़ा यहाँ पर एक नाम है जो
ये चीज़ जिससे जिससे हर एक्ट्रेस को कई दफ़ा एक्ट्रेस को सामना करना पड़ा है, राइट? एक है वर्ड्स कास्टिंग काउच। कभी आपकी लाइफ में ये वर्ड आया या कभी ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने कुछ ऐसी डिमांड की जिसकी वजह से आप शॉक्ड हुई हो या आपको पहली बार ऐसा सामना करना पड़ा और अगर आपने किया तो क्या रिएक्शन था आपका और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था? एक्चुअली जैसे कि मैं अपने उस दोस्त के साथ आई थी जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री का था, या और बहुत सारे लोग थे जो मुझे इंडस्ट्री के ही मिल गए थे और उनके एक्सपीरियंस से मैंने एक्सपीरियंस लिए हुए थे। तो कास्टिंग काउच के नाम से तो मैं बिल्कुल ही नहीं डरती थी। मेरे को लगता था कि कोई बोल के तो दिखाए, किसी में है इतना दम जो मुझे ऐसे बोले, और अगर कोई बोल भी दे तो मैं उसकी लेफ्ट राइट सेंटर करना जानती थी। तो मैं मेरे साथ वो था। बट मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया कि कोई मुझसे इस तरीके से बात करे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीप लोग होते थे जो कहीं न कहीं से रास्ता बना के घुस आते थे, तो मैं उनको अच्छे से सुना देती थी। बट आई नेवर लेट एनीबॉडी टू बॉदर मी, बॉदर माय मेंटल हेल्थ, नेवर। और मैं आज भी नहीं करती हूँ। मतलब कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई बोल दे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तो मैं सोचती हूँ ये उसका ओपिनियन है। मैं अपनी नज़र में जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। और कोई कुछ बोल दे, मुझे कभी किसी की स्टेटमेंट हार्म नहीं कर सकती, आई नो दैट। तो मैं मतलब इतना सोचती नहीं थी। मैं सोचती थी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मुझे पता है इनके बारे में। आज ये मेरे सामने आ गया तो मैंने इसको सुना दिया, वो चला गया। वो किसी और को बोलेगा, वो उसको सुनाएगा, अगर वो करेगा वो उसका वो है। पर मैंने अपने आप से सब क्लियर कर दिया, तो मुझे कभी इतना कुछ बॉदर नहीं किया कि मैं ऐसे हो गई हूँ कि यार इंडस्ट्री में तो इतने गंदे लोग हैं। आई नो कि ऐसे लोग भी हैं पर अच्छे लोग भी हैं। तो मुझे कभी इतना कुछ बॉदर हुआ नहीं। और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था, जैसे कि कोई बोलता था कि आपको मूवी दिलवा देंगे, आप इधर आ जाओ। आप कोई कुछ कहते थे आप कैफ़े में मिलने आओ, तो मैं कैफ़े में क्यों, तुम्हारा कोई ऑफिस नहीं है? तुमने करनी है मेरे साथ मूवी और तुम बुला रहे हो मुझे कैफ़े में कॉफ़ी पीने। वहीं से समझ आ जाता है। हाँ, तो मैं बहुत अवेयर थी इन चीज़ों को लेके। जैसा आपने बोला इतना सब कुछ आपने देखा शुरुआत से ही सब कुछ। अब अगर आपसे ये जानना चाहें बीइंग एन एक्ट्रेस, सबसे बड़ा एक एक्ट्रेस के लिए चैलेंज क्या फील करती हैं आप, क्या बताना चाहेंगे? एज़ एन एक्ट्रेस सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने अपनी ऑडियंस को अपना जेन्युइन कंटेंट पहुंचाना, या फिर अपने आप को मेंटेन करते हुए चीज़ें करना। मतलब जैसे कि अब मैं एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे बैलेंस करना है अपनी रियल लाइफ वर्सेस अपनी रियल लाइफ, दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। और मुझे अपनी रियल लाइफ को भी टाइम देना है, मुझे अपनी रियल लाइफ को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम देना है। तो मैं मेरे लिए और जो चैलेंजिंग है वो ये है कि मैं कैसे अपनी नींद भी पूरी करूँ, अपने मज़े भी करूँ और अपना शूट भी करूँ। और अगर मैं शूट ही कर रही हूँ तो अगर ऑडियंस के केस में आप पूछ रहे हो, तो मुझे मेरे लिए चैलेंजिंग तो ये है कि मैं जो डिलीवर कर रही हूँ उनको, वो जेन्युइन स्ट्रेट टू देयर हार्ट जाना चाहिए। मतलब उनको ऐसा नहीं लगना उम्मीदों चाहिए। पर खरा उतरना है। एग्जैक्टली, उनको ये ना लगे कि अरे इसको तो रोना भी नहीं आ रहा है तो फिर भी रो रही है, या तो इसको हंसी आ रही है दिख दिख हंस रही है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं लगे। और जब तक ऐसा नहीं लगेगा तब तक वो आपको प्यार करेंगे। या सो मेरे पास ऑडियंस के कुछ सवाल हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे और आप इसका जेन्युइन जवाब दीजिएगा। सो पहला सवाल किसी ने पूछा है कि हमीरपुर की गलियों से मुंबई की चमक तक क्या कभी ऐसा लगा कि आप यहाँ मिसफिट हैं और या हमेशा महसूस हुआ कि ये जगह आपके लिए है? मुझे हमेशा से ये लगा कि ये जगह मेरे लिए है। मैं कभी भी मिसफिट तो मैंने नहीं फील किया। इनफैक्ट मेरे मुंह पे भी कोई बोल के चला जाता ना उस वक्त, वैसे तो किसी ने नहीं बोला, पर अगर कोई बोल भी देता तो मैं उसको ही सुना के आ जाती, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कभी लगा ही नहीं, मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं मिसफिट हूँ। मुझे लगता है आई एम द परफेक्ट। या मैं इसलिए पूछा क्योंकि ऑडिशन में बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना यू आर नॉट फिट या बहुत सारी चीज़ें। नहीं, अगर ऑडिशन में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किसी ने बोला कि यू आर नॉट फिट, तो मैं हमेशा समझती थी कि शायद उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग रही होंगी। मैंने कभी खुद पे उस चीज़ में भी डाउट नहीं किया कि यार मैं तो अनफिट हूँ, मैं तो ये हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा यहाँ नहीं तो कहीं और। किसी ने पूछा है माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर करना एक सेफ फैसला था या फिर परिवार को खुश करने के लिए बैकअप प्लान? परिवार को खुश करने के लिए बैकअप प्लान था। कोई सेफ फैसला नहीं था। और उस टाइम पे तो मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि मुझे सेफ होना है या कुछ। मुझे ये था, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, नो मैटर व्हाट, एट एनी कॉस्ट, बस। तो बस ये था। बाकी पेरेंट्स के लिए मैंने माइक्रोबायोलॉजी कर ली, क्योंकि उनको दिखाना तो था ना कि पढ़ाई कर रही हूँ भाई। और अब उस समय तो पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा था कि जब आप उनके सपने छोड़ करके अपने सपने पूरे करने हैं, बट नाउ अब प्राउड फील होता है अपनी बेटी पर, अब और नाज क्या। होता है। अब तो मेरे मम्मी पापा सातवें आसमान पे रहते हैं। उनको लगता है बेटी का शो नंबर 1 चल रहा है, आईटीए अवार्ड लेकर आई है, बेस्ट एक्ट्रेस है। किसको मिलता है उनके अकॉर्डिंग कि Yeah. कौन आईटीए ले आता है? जी रिश्ते में बेस्ट Exactly. एक्ट्रेस, फेवरेट किरदार, ये अच्छे अच्छे अवार्ड्स मैंने
इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो देख के बहुत खुश रहते हैं। और प्राउड फील करते होंगे लोगों, अब रिश्तेदार भी बहुत खुश होंगे, राइट? और क्या, अब तो रिश्तेदार उनको बोलते हैं बात कराना जरा, मैं बोलती हूँ मैं बात नहीं करूंगी। सेल्फी दिलवा देना तो। वो ये वही रिश्तेदार है जो बोलते थे नहीं नहीं बेटा मुंबई मत भेजो, लड़की अकेली रहेगी, बिगड़ क्या जाएगी। होगा, तुम्हें थोड़ी पता चल रहा है, तुम क्या करोगी। तो बस, पर मेरे पेरेंट्स ने नहीं सुनी, वो अच्छे हैं। ये बहुत। मुंबई में वो पहली रात जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, तब आपने खुद को क्या वादा किया था? तो मैंने खुद से यही वादा किया था कि मैं हार नहीं मानूंगी, मतलब मैं हमेशा अपने लिए स्टैंड लूंगी, चाहे मेरे लिए कोई ले या ना ले। और मेरी लाइफ में सच में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आई थी जहाँ मेरे मुंह पे लोगों ने बोला था कि तू वापस चली जा, और तेरा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, और तू क्या किस होप से आई है, तू सपने देख रही है, हम यहाँ बैठे हैं, हम इतने सालों से बैठे, मेरे लिटरली दे सेड इट ऑन माई फेस। तो तब भी मुझे लगा था कि अभी जा, तू अलग है, मैं अलग हूँ, तो मेरी अपनी अलग जर्नी है। तो बस मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं हमेशा अपने आप को ये बोलती आई थी, अरे इट्स ओके, यहाँ तक आगे आगे भी चली जाएगी। यहाँ तक कैसे आई तुझे पता चला, नहीं लगा ना तो आगे भी नहीं लगेगा। और चल अब उनको पता चल रहा होगा, मिलते हैं हम लोग, मिलते, कॉल आता है। अरे कॉल तो नहीं आता, वो मिलते ज़रूर है। और तब भी ऐसे मिलते हैं कि अरे वाह तू तो बड़ी हीरोइन बन गई है। मैं बोलती हाँ मैं बन गई, अब बन गई, और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मैं पूछ लेती ये हूँ। बड़ी बात। लेकिन हिमाचल की शांति या मुंबई का शोर, क्या इस भागदौड़ में आपने कहीं अपना असली रूप खो दिया? असली रूप तो मैंने नहीं खोया है अपना, क्योंकि वसुधा और मुझ में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। मतलब वसुधा में ये है कि वो स्क्रिप्टेड है, वो राइटिंग किसी और की है, लेकिन जैसी मैं हूँ वो वैसी ही है। तो मतलब मुझे बोलना वो पड़ता है जो किसी और के शब्द है, लेकिन दिल वसुधा का प्रिया जैसा ही है। तो मतलब मैं नहीं मानती कि मैं खो गई हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है तो मैं सोचती हूँ अगर वसुधा ऐसे बोल रही थी तो मैं वसुधा जब मैं करती हूँ तो मेरे को लगता है ये लाइन कितनी अच्छी थी कि मैं ऐसा करूँगी। या फिर अपने पेरेंट्स के लिए जैसे कुछ वसुधा बातें बोलती है कि बाबू साहब से कुछ बात करती है, तो मेरे को लगता है कि यार ये बात तो मैं अपने पापा को भी बोलूँगी तो पापा कितने खुश हो जाएंगे। तो ये ऐसी लड़की कहाँ होगी आज की डेट में जो ऐसे बोले अपने पेरेंट्स को या ऐसे एक्ट करे। तो मैं कभी कभी ना वसुधा फ्रॉम माई इनर कोर मैं वसुधा बनना चाहती हूँ, वैसी वाली। वेरी। तो मेरा अगला सवाल वैसे भी है कि लोग सोचते हैं कि एक्टिंग आसान है, लेकिन ऐसा कौन सा मोमेंट या सीन था आपके शो का जिसके बाद शूट खत्म होते ही आप रो देती थी? हाँ, मेरा एक था जो सीन था जिसमें रिश्ते वाले, मतलब लड़का आता है मुझे देखने, रिश्ता आता है और वो मुझे ना मतलब मिसलीड करता है, कहीं और ले जाता है मुझे और मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। तो मुझे वो डायलॉग बोलना था जहाँ पे मतलब एक ऐसी लड़की के दिल से वो डायलॉग निकल रहा है जिसकी ना माँ है ना बहन है, कोई फीमेल टच नहीं है जिसको वो बता सके कि मेरे साथ ये हुआ, किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। उसके पास उसके पापा है, उसका भाई है, लेकिन वो जानती है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे क्या मैं फील कर रही हूँ। तो किसी से वो बोलना चाहती है कि मेरे साथ ना गलत हुआ। तो बस वो एक ऐसा मोनोलॉग था जो मुझे बोलना था जब देवियों को मेरे सामने आती हैं। तो बहुत इमोशनल था और मैंने अपनी मम्मा से भी वो शेयर किया। मम्मा को भी मैं फ़ोन पे बता रही थी कि मम्मा यार ऐसी-ऐसी लाइन्स लिखी हैं, तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए वो बोल के। और सीन के बाद भी मैं थ्रू आउट रोती रही, पता नहीं क्यों, मैं सब मुझे चुप करवा रहे आगे, मैं बहुत एम्बैरेस हो रही हूँ कि यार ये मैं क्यों रो रही हूँ, प्लीज़ भैया स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। और सब बोले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ख़राब तो है नहीं, पर मैं क्यों रो रही हूँ? मैं शायद बहुत ज़्यादा उस सीन में घुस गई थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा। यार ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप घुसोगे कैरेक्टर में तभी बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। इंडस्ट्री में स्ट्रगल शब्द बहुत आम बात है, लेकिन आपकी असली ज़िंदगी का वो कौन सा सबसे मुश्किल दौर था, या कौन सा लम्हा था जिसके बारे में फैंस नहीं जानते, कोई नहीं जानता, आज शेयर करना चाहेंगे आप? मैंने शेयर किया ना अभी आपके साथ, रिक्शा के पैसे नहीं होते थे, बिना पैसों के रिक्शा में बैठ के जाती थी। बस ये स्ट्रगल ही था मेरा। और आज जब पीछे पलट कर देखती हैं खुद को, कितना प्राउड और क्या सोचती हैं, मन में क्या सवाल आता है? मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि देख प्रिया, बोला था ना कि हो जाएगा, हो गया ना, अब खुश है, अब ऐश कर। शुरुआत में पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या कभी उनके लिए मन में कोई नाराज़गी आई थी उस दौरान? आई थी। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट नहीं करे, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि अगर मेरा मतलब कोई बच्चा हो और मैं सोचूं कि उसको मैं डॉक्टर ही बनाऊंगी, मैं बचपन से उसको ये सोच के बड़ा कर रही हूँ कि वो डॉक्टर ही बनेगा, और लास्ट में वो बोले कि नहीं मुझे तो एक्टर बनना है।
तो मुझे तो गलत ही लगेगा, क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, ना मैंने ऐसे फील्ड के लोग देखे हैं, और मुझे ये भी पता है कि मुझे श्योर ही नहीं है कि वो बनेगा भी कि नहीं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, ये डर है। तो मैंने एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, और जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बोल दिया, पहले वो मना करते थे, लेकिन जब मैं आ गई तो उन्होंने बोला कि तू अकेली नहीं है, हम हैं तेरे साथ, तो तू ये मत सोचियो कि पैसे नहीं मांगूंगी। उनको पता था कि ये नहीं मांगती है या फिर कैसे, तो फिर मेरे को लगा कि यार वो उनकी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों उनको ब्लेम कर रही तो हूँ। एक कंसर्न था बच्चे हाँ के, राइट? हाँ exact। एक एक्ट्रेस होने के नाते हर वक्त परफेक्ट दिखने का प्रेशर रहता है, राइट? खासतौर से इस इंडस्ट्री में क्या कभी मन करता है कि बिना मेकअप और बिना फिल्टर के बाहर निकल जाएं और कोई जज ना करे? मैं तो निकल जाती हूँ और मुझे ऑनेस्टली ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं होता है कि मुझे अच्छा ही दिखना है, क्योंकि मेरे को आप अच्छे हो, हाँ ब्यूटीफुल ऐसा तो मैं नहीं नहीं बोल सकती कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन मैं अपने लिए दिल बहुत से सुंदर दिखना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो आप वो होता है ना, जब किसी को बोलते हैं आप सुंदर नहीं हो पर आप दिल से बहुत नहीं, सुंदर नहीं, हो। आप ब्यूटीफुल भी हो और दिल से भी बहुत सुंदर हो। थैंक यू। लेकिन मैं अपने लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं खुद को ऐसा समझती हूँ कि भाई कोई बात नहीं, कोई मुझे देखेगा तो ये थोड़ी बोलेगा कितनी गंदी लगती है, और मैंने कभी एक्चुअली ऐसे थॉट ही नहीं लेके आई आमतौर पे मैं। देखा, आपने भी देखा स्पॉटिंग में लोग फेस छुपा लेते हैं और वो मना करते हैं ऑल सारी चीजें। नहीं नहीं, मैं बिना मेकअप के भी निकल जाती हूँ, और मुझे लोग पहचानते भी, मैं कुछ भी पहन के निकल जाती हूँ, लोअर टी शर्ट पहन के मॉल में घूम रही होती हूँ। कितनी बार मुझसे लोग मिले भी हैं और सेल्फीज भी ली हैं। पहचान जाते हैं। हाँ पहचान जाते हैं, बट कोई कुछ बोलता नहीं है। तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि वसुधा ने आपको रातों रात इतनी जबरदस्त पहचान दिलाई है, अ, अचानक मिली फेम ने आपकी पर्सनल लाइफ को कितना चेंज कर दिया? एक्चुअली ये रातों रात वाली फेम तो नहीं है। mean, 1.5 साल लग गया फेम के exactly. लिए, तो मतलब मैंने वो स्ट्रगल तो देखा ही है कि कैसे कैसे दिन ब दिन ग्रो कर रहा है वसुधा, कितने फैंस बढ़ रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। टीआरपी चार्ट्स में उसने हमने स्टार्ट किया था 23rd पोजीशन से, नाउ वी आर एट नंबर 1, तो वी कैन नॉट से इट हैपेंड ओवरनाइट। तो लेकिन हाँ, जैसे जैसे प्यार मिला, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है और लोग प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया है, मेरी लाइफ स्टिल अभी भी वैसी है, मैं लोगों से वैसे ही बात करती हूँ और वैसे ही सोचती हूँ। सो पर्सनल लाइफ की बात हुई तो प्रयास जानना चाहेंगे, जो दोस्त साथ में था आज है साथ में वो, हाँ अभी भी साथ ही है वो दोस्त। तो वो दोस्त किस तरह का दोस्त है? थोड़ा ये भी जानना, क्या वो दोस्त इन फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, या क्या चल रहा है, या कैसा है वो? क्या प्रिया सिंगल है? ये भी जानना चाहेंगे फैंस, क्या बताना देखो एक एक होती है बंदे की पर्सनल लाइफ, तो मैं चाहूंगी वो पर्सनल ही रहनी चाहिए चीज़ें कुछ, और बट दोस्त जो दोस्त है वो दोस्त ही है, तो उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है, बस ये है। बट इन फ्यूचर कहते हैं ना कि यू नेवर नो, कभी ये इंडस्ट्री ऐसी, जब आप किसी के साथ काम करते हो तो आपको लिंकअप कर दिया जाता है, किसी के साथ हो जाता है, कभी आपके साथ हो? क्योंकि मैंने कई फैंस ने पढ़ा था कि ये आपकी और अभिषेक की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत है, लोग रियल लाइफ में बोलते हैं कि इसको रियल लाइफ में भी आ जाना चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। तो कैसे देखते हो आप इस? देखो फैंस तो बोलेंगे ही, क्योंकि फैंस को तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, टचवुड, और वो चाहते भी हैं, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। अभिषेक की लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, और अगर फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो तो हमें देखते हैं कि हम हमेशा साथ में रियल में हाँ, देखना चाहते हैं। हम तो, बट एक्चुअल में तो वो हम कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। तो बस फैंस को भी कभी कभी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि किसी बंदे की पर्सनल लाइफ भी होती है, उनकी पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल बिलीफ्स होते हैं। तो बस और हमारी फैंस ऐसे है नहीं जो प्रेशराइज करें कि हाँ। तो प्रिया का जो फ्रेंड है, क्या वो जो उनके इन फ्यूचर पार्टनर है, वैसा कुछ थॉट आते हैं? या क्योंकि कहते हैं ना एक सोलमेट होता है जिसके साथ बहुत कंफर्ट फील करते हो और सब कुछ कर सकते हो आप, तो ऐसा फील होता है? या फिर क्या है, मतलब कैसा होना चाहिए लाइफ पार्टनर? नहीं, दोस्त तो दोस्त ही होता है, वो अगर मैंने बोल दिया वो दोस्त है तो वो दोस्त ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और सोलमेट जब कोई आएगा तो मैं देखूंगी, तब मैं बताऊंगी भी सबको कि ये देखो ये वो सोलमेट है, ऐसा कुछ नहीं। बट कभी आपने सोचा कि इस मुकाम पर आने के बाद मुझे अपनी लाइफ के बारे में, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोचना है, या फैमिली का प्रेशर होता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो कभी मम्मी पापा बोलते हैं कि सेटल नहीं हो एंड ऑल? नहीं, दे आर वेरी ओके विद व्हाटएवर आई एम डूइंग टुडे, और उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है अगर कोई लाइफ में आ भी गया तो जस्ट टेल अस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही वो ढूंढ रहे हैं कोई। तो अभी तक जैसा चल रहा है, दे आर वेरी ओके विद दैट। सो प्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रिया का, अभी तो फिलहाल प्रिया दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं,
टीआरपी लिस्ट में भी राज कर रही हैं, बट इन फ्यूचर प्रिया का क्या ड्रीम है जो वो ड्रीम प्रिया को सोने नहीं देता? फ्यूचर ड्रीम्स तो मैं बात करूँगी अगर, तो यही है कि जो मैं कर रही हूँ अभी वो अच्छे से सस्टेन कर पाऊँ। और मैंने अपनी लाइफ ना काफ़ी सॉर्टेड रखी है, मैंने कोई बड़ी अमेजिंग लाइफ इमेजिन भी नहीं की है और बहुत बड़े ड्रीम्स भी नहीं इमेजिन किए हैं। जितना मुझे चाहिए उतना मेरे लिए मतलब मिल जाए वो काफ़ी है थोड़ा बहुत। तो अभी जो वसुधा जैसे चल रहा है, मैं होपफुली अभी तक तो मेरा यही है कि वो वैसे मेंटेन करे, आगे कुछ अच्छा आएगा तो विल सी। और मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हर एक्टर सपना होता है कि बॉलीवुड में कुछ अच्छा करना है या कुछ ऐसे कोई सपना है जो आप एक दिन, क्योंकि आप शुरुआत से इतनी पॉजिटिव हो, कुछ वो हासिल करना चाहते हो? मुझे ना हमेशा से पंजाबी मूवीज़ में जाना था। मुझे हिंदी मूवीज़ का इतना कोई वो नहीं था कि वाओ वाओ, लेकिन मुझे पंजाबी मूवीज़ हमेशा से अच्छी लगती थी। बाकी अगर मेरे पास हिंदी, पंजाबी, ओटीटी, वेब कुछ भी आएगा जो मुझे अच्छा कंटेंट लगेगा तो आई विल मेक श्योर आई विल डू इट। लेकिन एज़ सच मेरा कोई ड्रीम नहीं है कि मैं करूँगी। अभी जो मैं कर रही हूँ दैट्स रियली फाइन फॉर मी। अबाउट रियलिटी शो लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ऐसा कुछ शो आएगा? हाँ, बिग बॉस तो मैं जाना चाहती हूँ और बिग बॉस मैंने भी बोला भी, मेरे को एक बार ऑफ़र किया था बट थोड़े टाइम पहले ही। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट फिट फॉर बिग बॉस राइट नाउ। अभी मैं स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी से लड़ सकूँ, झगड़ सकूँ। और आई थिंक बिग बॉस जैसा शो कोई करे तो थोड़ी हिम्मत के साथ ही करे। वो हिम्मत अभी आई नहीं है मुझ में, तो इसलिए मैं वेट कर रही अगर हूँ। प्रिया बिग बॉस में जाएंगे तो कौन सा रूप उनका बाहर दिखेगा दर्शकों का? मेरा मेरा अगर मैं बिग बॉस में जाऊँगी तो जैसी मैं हूँ वैसी ही दिखूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो इनफैक्ट कोई भी प्रिटेंड नहीं कर पाता। लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ, हर चीज़ में मैं किसी को कहीं गलत होते हुए मैं देख नहीं पाऊँगी। तो चाहे वो मेरे नज़रिए से सही है प्रिया मतलब, प्रिया ही दिखेगी, हाँ, राइट? वही कुछ वही, चेंजेस नहीं कोई आएगा। चेंजेस नहीं। और मैं किसी को भी बोल सकती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत बड़े हो तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी, आप ये मत करो। तो वो चीज़ें मेरे अंदर हैं। सो प्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रिया का अभी तो फिलहाल प्रिया दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं, टीआरपी लिस्ट में भी राज कर रही हैं, बट इन फ्यूचर प्रिया का क्या ड्रीम है जो वो ड्रीम प्रिया को सोने नहीं देता? फ्यूचर ड्रीम्स तो मैं बात करूँगी अगर, तो यही है कि जो मैं कर रही हूँ अभी वो अच्छे से सस्टेन कर पाऊँ। और मैंने अपनी लाइफ ना काफ़ी सॉर्टेड रखी है, मैंने कोई बड़ी अमेजिंग लाइफ इमेजिन भी नहीं की है और बहुत बड़े ड्रीम्स भी नहीं इमेजिन किए हैं। जितना मुझे चाहिए उतना मेरे लिए मतलब मिल जाए वो काफ़ी है थोड़ा बहुत। तो अभी जो वसुधा जैसे चल रहा है, मैं होपफुली अभी तक तो मेरा यही है कि वो वैसे मेंटेन करे, आगे कुछ अच्छा आएगा तो विल सी। और मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हर एक्टर सपना होता है कि बॉलीवुड में कुछ अच्छा करना है या कुछ ऐसे कोई सपना है जो आप एक दिन, क्योंकि आप शुरुआत से इतनी पॉजिटिव हो, कुछ वो हासिल करना चाहते हो? मुझे ना हमेशा से पंजाबी मूवीज़ में जाना था। मुझे हिंदी मूवीज़ का इतना कोई वो नहीं था कि वाओ वाओ, लेकिन मुझे पंजाबी मूवीज़ हमेशा से अच्छी लगती थी। बाकी अगर मेरे पास हिंदी, पंजाबी, ओटीटी, वेब कुछ भी आएगा जो मुझे अच्छा कंटेंट लगेगा तो आई विल मेक श्योर आई विल डू इट। लेकिन एज़ सच मेरा कोई ड्रीम नहीं है कि मैं करूँगी। अभी जो मैं कर रही हूँ दैट्स रियली फाइन फॉर मी। अबाउट रियलिटी शो लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ऐसा कुछ शो आएगा? हाँ, बिग बॉस तो मैं जाना चाहती हूँ और बिग बॉस मैंने भी बोला भी, मेरे को एक बार ऑफ़र किया था बट थोड़े टाइम पहले ही। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट फिट फॉर बिग बॉस राइट नाउ। अभी मैं स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी से लड़ सकूँ, झगड़ सकूँ। और आई थिंक बिग बॉस जैसा शो कोई करे तो थोड़ी हिम्मत के साथ ही करे। वो हिम्मत अभी आई नहीं है मुझ में, तो इसलिए मैं वेट कर रही अगर हूँ। प्रिया बिग बॉस में जाएंगे तो कौन सा रूप उनका बाहर दिखेगा दर्शकों का? मेरा अगर मैं बिग बॉस में जाऊँगी तो जैसी मैं हूँ वैसी ही दिखूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो इनफैक्ट कोई भी प्रिटेंड नहीं कर पाता। लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ, हर चीज़ में मैं किसी को कहीं गलत होते हुए मैं देख नहीं पाऊँगी। तो चाहे वो मेरे नज़रिए से सही है प्रिया मतलब, प्रिया ही दिखेगी, हाँ, राइट? वही कुछ वही, चेंजेस नहीं कोई आएगा। चेंजेस नहीं। और मैं किसी को भी बोल सकती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत बड़े हो तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी, आप ये मत करो। तो वो चीज़ें मेरे अंदर हैं। सो चलते चलते अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? कितना भर भर के प्यार मिल रहा है, क्या उम्मीद दर्शक आपसे लगा के बैठे हैं इन फ्यूचर? मुझे पता है दर्शकों की उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं हमसे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा प्यार वो हमें दे रहे हैं। उन्होंने हमें नंबर 1 तक पहुँचा दिया है तो एक्सपेक्ट तो कर ही रहे होंगे। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है, क्योंकि आपके प्यार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और आपके रिव्यूज़ ने वसुधा को इतना अच्छा बनाया है कि आपको क्या देखना पसंद है, क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा। बट हाँ, वसुधा तो ऑन गोइंग शो है तो मतलब वो चलता ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, इतना अच्छा वो कर रहा है। लेकिन आपकी उम्मीदें हमेशा वेल ट्रीट रहेंगी और
सच में बहुत अच्छा करके दिखाएंगी। जी, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही सालों साल लगातार ये शो चलता रहे और आप ऐसे ही दर्शकों को एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच प्रियांक से Thank you. बात किया। थैंक्स लॉट, Thank थैंक्स you. सो मच। या